हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आलम सक्सेस गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 का एसएसटी का टॉपिक द दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक साम्राज्य था जिसने 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण हिस्सों पर शासन किया था। ये मुख्य रूप से दिल्ली में स्थित था और इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में प्रमुख मुस्लिम शासक शक्ति के रूप में जाना जाता था। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सभी जो मुख्य शासक हैं उनके बारे में जानेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का कंपैरिजन यानी कि उनका तुलना भी करेंगे। साथ ही साथ तैमूर इन्वेजन यानी कि तैमूर का आक्रमण भी हम इसमें जानेंगे और लास्ट में तुगलक वंश की तुगलक डायनेस्टी की केस स्टडी भी करेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में बसना शुरू कर दिया। इसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का संश्लेषण और समावेश शुरू किया से अस्तित्व की भावना ने जड़ें जमानी शुरू कर दी, लेकिन बड़ी समस्याएं मंडरा रही थी। ओवरव्यू। 8वीं शताब्दी में तोमरों ने ढिल्ली का या दिल्ली की स्थापना की थी। उनसे यह चौहानों या चहमानों के नियंत्रण में आ गया, जिनमें से पृथ्वीराज चौहान प्रमुख राजा थे। उनके शासन के दौरान दिल्ली एक राजधानी और व्यापारिक शहर के रूप में उभरी। पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हराया था। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक गुलाम को दिल्ली का गवर्नर बनाया और अफगानिस्तान लौट गया। वापसी यात्रा के दौरान 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, यानी कि अपने आप को राजा उन्होंने घोषित कर दिया। इस प्रकार सल्तनत काल की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत टाइम में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान 5 डायनेस्टी या वंशों ने शासन किया था दिल्ली पर, और वो 5 जो वंश थे यानी डायनेस्टीज़ थीं वो कुछ इस प्रकार थीं। जैसे स्लेव डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और रज़िया और गियासुद्दीन बलबन नाम के जो शासक हैं बहुत प्रमुख हैं। साथ में दूसरी डायनेस्टी खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक के बीच में इनका टाइम पीरियड था, उसमें प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। तीसरी डायनेस्टी तुगलक वंश की थी। तीसरी डायनेस्टी तुगलक वंश थी, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट चौथे नंबर पे जो इनकी जो डायनेस्टी थी, वंश था, वो था सैयद डायनेस्टी, जिसमें प्रमुख शासक खिज़्र खान, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद थे। लास्ट में पाँचवीं जो सल्तनत का जो 5वीं डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी, जिसका टाइम पीरियड 1451 से लेकर 1526 के टाइम पीरियड का था। इसमें प्रमुख शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे। अब हम इन सभी शासकों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं और फिर हम चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। इसमें सभी शासकों के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 से लेकर 1210 ईस्वी के टाइम में इनका शासन था और ममलुक राजवंश और दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था। यहाँ उनके जीवन के बारे में कुछ विवरण हम पढ़ने वाले हैं। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था। मध्य एशिया में एक तुर्की परिवार में जन्मे ऐबक को बचपन में गुलामी में बेच दिया गया था। और मिलिट्री करियर के बारे में बात करें, सैन्य वृत्ति के बारे में, तो ऐबक अफ़गानिस्तान में गौर के शासक मोहम्मद गौरी का सेनापति था, यानी कमांडर, और उनका जनरल था। और 1192 ईस्वी के बाद उसे गौरी के जो भारतीय क्षेत्र थे उस पर राज करने के लिए मौका मिला, क्योंकि गौरी ने भारत के बहुत सारे भाग पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, तो उसके बाद उसके गुलाम को वहाँ पर राज करने का मौका मिला। सल्तनत के बारे में 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या के बाद ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। मॉन्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ऐबक यानी कि स्मारक क्या बनाए, उन्होंने क्या इमारतें बनाई, मॉन्यूमेंट्स। ऐबक को कुतुब मीनार के निर्माण और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जो उत्तर भारत के पहले इस्लामिक शासकों में से एक था। डेथ के बारे में, उनकी डेथ कैसे हुई, कहा जाता है कि वो पोलो खेलते हुए गिर गए थे और उनकी मौत हुई थी। तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में
हुई थी और उसके बाद आराम शाह ने गद्दी संभाली थी। निक नेम उपनाम क्या था? ऐबक अपनी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाले यानी कि गिवर ऑफ लैक्स कहा जाता था। इनके नाम से भी इनको जाना जाता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1192 से लेकर 1236 ईस्वी के टाइम में दिल्ली सल्तनत का तीसरा मुस्लिम शासक था और दिल्ली से शासन करने वाला पहला शासक था। वह इलेबार जनजाति का सदस्य था और उसका जन्म मध्य एशिया के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है और वह अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसमें कुछ शामिल हैं जैसे बिल्डिंग्स, द कुतुब मीनार का निर्माण। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसकी निर्माण को पूरा करवाने का श्रेय शमसुद्दीन इल्तुतमिश को है, जो कि एक विजय अभियान था जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। मूविंग द कैपिटल, राजधानी का स्थानांतरण। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। डिफेंडिंग अगेंस्ट मंगोलों के विरुद्ध बचाव किया था। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था। एक्सपेंडिंग द एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार। इल्तुतमिश ने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी भारत और राजस्थान तक किया तथा कबाचा के साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। इस्लामिजिंग पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का इस्लामीकरण। इल्तुतमिश ने पंजाब और हरियाणा में इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की। बिल्डिंग द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। रजिया के बारे में हम जान लेते। 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के टाइम पीरियड में इनका शासन था और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली ये पहली और एकमात्र महिला थी। रजिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, खुद भी एक गुलाम थे और बाद में दिल्ली के सुल्तान बने थे। उनके पिता एक महिला को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाले पहले सुल्तान थे, यानी कि इनके पिता ने, इल्तुतमिश ने इनको जब इनको शासक बनाया तो पहली बार कोई महिला शासक के पद पर पहुंची थी। इनका शासन रायन जानते। रजिया ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। वह एक मजबूत और न्यायप्रिय शासक थी जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने, प्रशासन में सुधार करने और स्कूलों और पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए काम किया। उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। रजिया की उपलब्धियों में शामिल है नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना। रजियास अचीवमेंट्स इंक्लूड कंक्योरिंग न्यू टेरिटरीज। रजिया ने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया और नई भूमि पर कब्जा किया। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करी। रजिया ने स्कूल, अकादमियाँ और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किए। पाठ्यक्रम को अन्य संस्कृतियों के पारंपरिक कार्यों को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने नाम पर सिक्के जारी करना, इशूइंग कॉइन्स इन हर नेम, अपने नाम के सिक्के जारी करना। रजिया ने अपने नाम पर सिक्के जारी किए तथा स्वयं को महिलाओं का स्तंभ यानी कि पिलर ऑफ वुमेन और समय की रानी यानी क्वीन ऑफ द टाइम घोषित किया था। पुरुषोचित पोशाक अपनाना यानी कि एडॉप्टिंग मास्कुलाइन एटायर यानी कि पुरुषों के जैसे कपड़े पहनना। रजिया ने पुरुषों की पोशाक अपनाई और खुले दरबार में बैठी। एंड ऑफ हर राइन, रजिया के शासन का अंत कैसे हुआ? रजिया को उसके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने सत्ता से हटा दिया और अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। अब हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन 1216 से लेकर 1287 ईस्वी में दिल्ली का 9वां सुल्तान और मामलुक वंश का शासक था। अर्ली लाइफ, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? बहाउद्दीन का जन्म मध्य एशिया में हुआ था। उन्हें बचपन में मंगोलों ने पकड़ लिया था और गुलामी में बेच दिया था। 1232 ईस्वी में उन्हें ख्वाजा जमालुद्दीन द्वारा दिल्ली लाया गया और इल्तुतमिश ने खरीद लिया। राइज ऑफ पावर, सत्ता में वृद्धि के साथ बलबन ने अंतिम शमशी सुल्तान
नसीरुद्दीन मोहम्मद के रेजिमेंट के रूप में कार्य किया और 1266 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां हैं इनकी। बलबन की उपलब्धियों में शामिल है मंगोल्स के विरुद्ध बचाव, उन्होंने मंगोल्स से भारत की भूमि को बचाया और बंगाल पर पुनः विजय किया। विजय प्राप्त करना, मेवात के लोगों को वश में करना, अलाउद्दीन मसूद को उखाड़ फेंकना, नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान के रूप में स्थापित करना, इंस्टॉलिंग नसीरुद्दीन महमूद एज सुल्तान। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाने, उनका प्रशासन क्या था। तो बलबन ने सैन्य और नागरिक सुधार किए जिसके कारण एक स्थिर और समृद्ध सरकार बनी। वह एक सख्त शासक था जो अपने दरबारियों से आज्ञाकारिता की मांग करता था और उन्हें नियंत्रित रखने के लिए उसके पास एक जासूसी प्रणाली भी थी। लिगेसी, परंपरा क्या रही। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता कैकाबाद सुल्तान बना, लेकिन उसका शासन उसके दादा जितना सफल नहीं रहा। कैकाबाद के बाद उसका बेटा शमशुद्दीन क्यूमर्स सुल्तान बना, जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दी थी। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के टाइम पीरियड में शासन इन्होंने किया। खिलजी वंश का पहला सुल्तान और 1290 से 1296 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया इन्होंने। ओरिजिनल नाम फिरोज जलालुद्दीन था। इन्होंने पहले अपने करियर की शुरुआत इस नाम से करी। ममलुक राजवंश और अधिकारियों के रूप में शुरू किया था इन्होंने। एसेंशन ऑफ पावर, सत्ता का जो स्टार्टिंग हुई वो इनकी जलालुद्दीन जून 1290 से लेकर 1290 में जलालुद्दीन जून 1290 में 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने उन सरदारों की हत्या कर दी जिन्होंने उसे सत्ता से हटाने का प्रयास किया था। नोन्स फॉर, इन्हें जलालुद्दीन अपने सैन्य कौशल, रणनीतिक दृष्टि, स्ट्रेटेजिक विजन दृष्टि और धार्मिक सहिष्णुता यानी कि पॉलिसीज़ ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, शिक्षा के समर्थन की नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वह अपने खिलाफ विद्रोह करने वालों को भी कठोर दंड ना देने की नीति के लिए जाने जाते थे। रायन, इनका शासन जलालुद्दीन के शासनकाल में उत्तर भारत में खिलजी वंश की शक्ति का सुदृढ़ीकरण शुरू हुआ। यानी कि अब इनके टाइम में जो भी शासन की जो ज़मीन थी, जगह थी, वो अब मजबूत करी गई। लिगेसी, इनकी परंपरा में देखें तो जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने उलट दिया था और उनका विरोध करने वालों को कठोर दंड भी दिया था। अब हम नेक्स्ट शासक के बारे में जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 के बीच में इन्होंने शासन किया था। खिलजी वंश के दौरान दिल्ली का सुल्तान था और उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। शासन इनका 1296 से 1316 तक था। और कन्क्वेस्ट, इन्होंने क्या क्या विजय किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर विस्तार करके सिंधु, बंगाल, हिमालय और विंध्य को भी शामिल कर लिया। उसने 1297 ईस्वी में गुजरात, 1301 से लेकर 1312 तक राजस्थान के प्रमुख किलेबंद इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदू राज्यों को अपने अधीन कर लिया। मिलिट्री, सेना के बारे में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसके पास स्थायी सेना थी, परमानेंट मिलिट्री थी। उसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान करके और प्रतिस्थापन को रोकने के लिए घोड़ों पर दाग लगाकर एक बड़ी सेना बनाई। उसने विद्रोहों को रोकने के लिए पूरे साम्राज्य में जासूस भी तैनात कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, प्रशासनिक परिवर्तन। अलाउद्दीन ने राजस्व मूल नियंत्रण पर और समाज में संबंधित प्रशासनिक परिवर्तन किए। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि माप और भूमि माप के आधार पर
कर संग्रह का आदेश दिया था। टैक्स लेने के लिए उन्होंने ज़मीन को नाप के ही टैक्स देने का सिस्टम बनाया था। इसके साथ अदर अचीवमेंट्स पढ़ लेते हैं। अन्य उपलब्धियां क्या थी? अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, एक विस्तृत प्रवेश द्वार और श्री शहर का निर्माण करवाया था। उन्होंने वारंगल तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव द्वारा सुल्तान को दिया गया कोहिनूर हीरा भी उपहार में दिया। रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम अलाउद्दीन का असली नाम अली गुरशास था और उसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। अब हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक 1220 से 1325 ईस्वी तक तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बैकग्राउंड, इनकी पृष्ठभूमि, पिछला इनका बैकग्राउंड देखें तो गयासुद्दीन को गाजी मलिक और तुगलक शाह के नाम से भी जाना जाता था। वे एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर मुबारक खिलजी के अधीन दीनापुर के प्रांतीय विधान सभा अध्यक्ष बने थे। रायन शासन कहाँ था इनका? गयासुद्दीन के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, विजय अभियान और कला और साहित्य के संरक्षण की झलक मिलती है। वह एक बुद्धिमान और उदार राजा था जिसने अपने राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखा। अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां थी? गयासुद्दीन की कुछ उपलब्धियों में शामिल है अलाउद्दीन के खाद्य कानूनों को फिर से स्थापित करना, शत्रुतापूर्ण प्रांतों में विद्रोहों को कुचलना, बेहतर डाक प्रणाली की संरचना करना, कृषि को प्रोत्साहित करना, कई बार मंगोल आक्रमणकारियों को खदेड़ना और 1323 ईस्वी में वारंगल के क्षेत्र पर कब्जा करना, बंगाल पर आक्रमण करके राज्य के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण में लाना। कंस्ट्रक्शंस, इन्होंने क्या निर्माण किए? गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद किले का निर्माण शुरू कराया था। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक 1290 से लेकर 1351 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। तुगलक वंश का दूसरा शासक था, सुल्तान था, जिसने 1325 से लेकर 25 से अपनी मृत्यु तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह वंश के संस्थापक पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ हम और जानकारी पढ़ लेते हैं। रायन, इनका शासन कहाँ था? मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में सफलताएं और असफलताओं दोनों से भरा रहा। उन्होंने कुछ समय के लिए उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर दिल्ली सल्तनत के शासन का विस्तार किया, लेकिन अंततः दक्षिण में अपना प्रभुत्व खो दिया। पॉलिसीज, इनकी नीतियां क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक was known for his ambitious। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी या विवादास्पद नीतियों के लिए, यानी कि कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता था। जिसमें राजधानियां, शहर को स्थानांतरण करना, यानी कि मूविंग द कैपिटल सिटी एंड मुद्रा और टोकन मुद्रा शुरू करना, ये भी शामिल है। पर्सनैलिटी, उनकी व्यक्तित्व के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक एक जटिल व्यक्ति था, कॉम्प्लेक्स पर्सन था, एक जिसे दयालु और उदार होने के साथ साथ संकीर्ण सोच वाला, जिद्दी और क्रूर भी बताया गया है। लैंग्वेज, भाषाएं के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक फारसी, हिंदी, अरबी, संस्कृत और तुर्किश, ये सभी भाषाओं को अच्छे से जानता था। इंटरेस्ट इन मेडिसिन्स, चिकित्सा में इनकी बहुत रुचि थी। मोहम्मद तुगलक की रुचि चिकित्सा में बहुत थी। विजिटर्स, इनके टाइम में कौन आया? आगंतुकों के नाम जो इनके दरबार में आए। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री और विधिवेत्ता इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया था और वहां बिताए अपने समय के बारे में लिखा। हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1309 से लेकर 1388 के बीच का टाइम पीरियड है। इस दौरान इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तुगलक एसेशन पढ़ते हैं इनके बारे में। परिग्रहण, यानी कि अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह शासक बनते हैं और शिविर के अनुयायियों ने फिरोज शाह को जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए राजी किया, जबकि कोई और इसके लिए तैयार नहीं था। इनको किस लिए जाना जाता है? फिरोज शाह शहर
स्मारक और सार्वजनिक इमारतों के महान निर्माता थे। उन्हें सिंचाई के तरीकों, धर्मार्थ कार्यों यानी कि धर्म के लिए कार्य जो उन्होंने किए, वास्तुशिल्प आकृतियों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। टैक्स के बारे में, फिरोज शाह ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कर यानी कि 4 कर लगाए थे, जिनमें से गैर मुसलमानों पर भी शामिल था। उन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए थे जो कि नॉन मुस्लिम पे भी थे। उन्होंने सिंचाई कर यानी कि एग्रीकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स लगाया, गार्डन टैक्स लगाया, उद्यान कर और बिक्री कर जैसे अन्य कर भी लगाए। कोइंस, सिक्के के बारे में, फिरोज शाह ने सोने, चांदी, तांबे और बिलियन में सिक्के जारी किए थे। कैंपेन, इनका अभियान जजनगर में इन्होंने अभियान किया था। फिरोज शाह ने जजनगर उड़ीसा में जो है वहाँ पे गए थे 1361 ईस्वी में, और इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को भी वहाँ पर, जो कि बहुत फेमस है पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, उसको भी डिस्ट्रॉय, क्षति पहुँचाई थी। आगे, इनहेरिटेड वेल्थ, विरासत में संपत्ति क्या मिली इन्हें। फिरोज शाह ने सैन्य बलों में विरासत में मिली संपत्ति की अवधारणा को स्थापित किया। टॉम्ब, फिरोज शाह का मकबरा यानी कि इनका जो टॉम्ब है वो इंडो इस्लामिक शैली में एक आकार का मकबरा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1290 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच में इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने इस टाइम में शासन किया था। तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है, जिसने 1325 से अपनी मृत्यु तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अब सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान के बारे में पढ़ेंगे। सैयद के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि सैयद इनको इस डायनेस्टी को सैयद क्यों कहा जाता है। सैयद वंश का अरबी उपाधि सैयद के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। राजवंश ने पैगंबर मोहम्मद से वंश का दावा किया था, जिसने उन्हें धार्मिक वैधता और प्रतिष्ठा भी दी। सैयद खिज्र खान सैयद वंश के शासक और संस्थापक थे। उन्होंने तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद 1414 से लेकर 1421 तक उत्तर भारत पर शासन किया था। उन्होंने तुगलक राजा फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान के गवर्नर के रूप में कार्य किया और उन्हें एक सक्षम प्रशासक माना जाता है। वह तैमूर के नाम से शासन कर रहे थे और उन्होंने कोई स्वतंत्र पद नहीं लिया था। उनके शासनकाल के दौरान पहले के मुग़ल सम्राटों के नाम वाले सिक्के जारी किए जा रहे थे और 1421 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मुबारक खान ने उनका स्थान ले लिया। खिज्र खान ने 8 साल तक शासन किया था और एक सच्चे सैयद की तरह अपना जीवन जिया था। वह उदार और मिलनसार था। उसने निर्दोषों का खून नहीं बहाया। वह बलवन या अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्रूर राजा नहीं था। उसके लोग उसे बहुत मानते थे और जब वह मरा तो सभी दुखी हो गए। वह कला और साहित्य के प्रति बहुत भावुक था। इतिहासकारों ने उसके दिमाग और आत्मा के गुणों की प्रशंसा की है। शासनकाल इनका शासनकाल, जब वह राज्य में बैठा तब उस समय दिल्ली की स्थिति बहुत खराब थी। पूरे राज्य में अव्यवस्था, भ्रम और अराजकता का बोलबाला था। अभिजात वर्ग के बीच सत्ता के लिए संघर्ष अभी भी जारी था। गुजरात, मालवा और जौनपुर ने पहले ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हिंदू दोआब के शासकों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और सुल्तान को कर देना बंद कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, उसने विद्रोहों को दबाकर साम्राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की थी। खिज्र खान को कुछ सफलता मिली और उसने अपने क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार भी किया। आर्मी, सेना के बारे में, खिज्र खान की सेना ने गुजरात, बयाना, ग्वालियर पर विजय प्राप्त की।
इसके बाद खिज्र खान की सेना ने सरहिंद के खिलाफ मार्च किया और उसके राजा ने उसे वार्षिक कर देने की सहमति कर दे दी। अब हम मुबारक शाह सैयद के बारे में पढ़ेंगे। मुबारक शाह 1421 से 1434 टाइम के पीरियड में सैयद वंश का दूसरा शासक था। उसे अपने शासनकाल के दौरान कई शासकों के शासनकाल के लिए जाना जाता है। मुबारक शाह अपने पिता खिज्र खान की 1421 ईस्वी मृत्यु के बाद सैयद वंश का शासक बनता है। एसेशन ऑफ थ्रोन, मुबारक शाह जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद 1421 में जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो वो सैयद डायनेस्टी में वो मुबारक शाह सैयद शासक बनते हैं। टाइटल क्या रखते हैं ये अपना शीर्षक, मुबारक शाह बर्थ नेम वॉज मुबारक खान। मुबारक शाह का बचपन का नाम मुबारक खान था, लेकिन इन्होंने अपना बट ही टुक द रीजनल नेम ऑफ मुइजुद्दीन मुबारक शाह, लेकिन इन्होंने अपना मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से शासन किया। कोइंस, सिक्के, मुबारक शाह के सिक्कों पर उसका राजसी नाम अंकित था। और मुबारकाबाद का निर्माण मुबारक शाह ने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण कराया। हिंदू सरदारों की नियुक्ति, अपॉइंटिंग हिंदू नोबल्स, मुबारक शाह हिंदू सरदारों की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान था। इसने अपने दरबार में बहुत से हिंदू जो सरदार थे उनको अपने यहाँ नियुक्त किया था महल में। डीलिंग विद लोकल डायनेस्टीज, स्थानीय राजवंशों से निपटने के लिए मुबारक शाह ने भारत पर तैमूर आक्रमण के बाद भारतीय स्थानीय राजवंशों के उदय से निपटना शुरू किया था। डिफेंडिंग जसरत को हराना, मुबारक शाह ने पंजाब के एक मुस्लिम सरदार जसरत को हराया जिसने दिल्ली सल्तनत के बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। मर्डर, इनकी हत्या किसने की? मुबारक शाह की 1434 ईस्वी में हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके भतीजे मोहम्मद शाह ने गद्दी संभाल ली। आर्किटेक्चर, इनके वास्तुकला में इनका क्या योगदान रहा? मुबारक शाह को वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा भी शामिल है। मोहम्मद शाह सैयद, अभी हमने मुबारक शाह सैयद पढ़ा था, अब हम मोहम्मद शाह सैयद पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। मोहम्मद शाह सैयद 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश सैयद वंश का तीसरा राजा था और यहाँ उनके जीवन के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। इनका शासन रायन मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445 तक शासन किया। वह मुबारक शाह का भतीजा था और सरवरुल मुल्क की मदद से गद्दी पर बैठा था। हम इन्हें किस लिए जानते हैं? हम इन्हें किस लिए जानते हैं? मोहम्मद शाह एक कमज़ोर शासक था जो अपने ज़्यादातर समय शिकार में बिताता था। वह कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता था और उसने कई मस्जिदों मकबरों का निर्माण कराया था, जिसमें लोधी गार्डन में उसकी अपनी मस्जिद भी शामिल थी। रिबेलियंस, विद्रोह के बारे में, इनके समय में विद्रोह हुए, उन्होंने उससे निपटा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई विद्रोह और षड्यंत्र हुए। उनके शासनकाल के दौरान मुल्तान लंगा के अधीन स्वतंत्र हो गया था। डेथ, इनकी मृत्यु, मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में अत्यधिक शराब पीने के कारण हुई थी। उसके बाद आलम शाह ने शासन संभाला जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। टॉम्ब, इनका मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा नई दिल्ली के लोधी गार्डन में एक उल्लेखनीय स्मारक है। इसे 1450 ईस्वी में उनके बेटे ने बनवाया था और यह गार्डन में मौजूद मुख्य मकबरों में सबसे पुराना है। यह मकबरा अष्टकोणीय आकार का है, यानी कि ये ऑक्टागोनल है और उसके ऊपर विस्तृत छतरियां भी हैं। अब हम अलाउद्दीन शाह आलम सैयद के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन शाह आलम 1445 से 1451 ईस्वी में सैयद वंश का चौथा और अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इनका शासन टाइम रायन जो इनका शासन पीरियड था वो 1445 से 1451 का शासन था इनका। इनका नाम अलाउद्दीन नाम से
ये इनका जन्म हुआ। इनका नाम अलाउद्दीन नाम से जन्मे। उन्होंने राजवंश पर नियंत्रण करने के बाद इसे बदल कर आलम शाह रख लिया। इन्होंने बाद में अपना नाम आलम शाह रख लिया। इनको जाना जाता है वह एक मजबूत शासक नहीं था। उसने अपना अधिकांश समय कुरान पढ़ने में बिताया और कई अभियानों पर नहीं गया। फैट, भाग्य के ऊपर छोड़ दिया, या भाग्य के बारे में इनका जानते हैं। शांतिपूर्वक दिल्ली को बहलोल लोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शांतिपूर्वक दिल्ली को बहलोल लोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने फिर लोदी राजवंश की शुरुआत की। इसके बाद आलम शाह को बदायूं भेजा गया, जहां 78 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे पांचवी और आखिरी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, और इसके महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और दिल्ली वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इनका शासन दिल्ली के अंतिम सैयद शासक बहलोल लोदी के राजगद्दी त्यागने के बाद 19 अप्रैल 1451 को वह सुल्तान बन गया और 12 जुलाई 1489 को दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। कनक्वेर, विजय, इन्होंने क्या क्या जीता। बहलोल लोदी की सबसे उल्लेखनीय और विजय जौनपुर सल्तनत थी, जिसे उसने शर्की वंश से लड़ने के बाद अपने अधीन कर लिया था। उसने ग्वालियर, समथल, साकित और मेवात पर भी विजय प्राप्त की थी। बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी ने सुल्तान के रूप में कार्यभार संभाला और लोदी साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश भाग तक कर दिया। लिगेसी के बारे में, उत्तर भारत, बहलोल लोदी ने सुल्तान के रूप में कार्यभार संभाला था, तो लोदी साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश भाग तक कर दिया था। इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में, बहलोल लोदी बुद्धिमान, दयालु, करुणामय होने के लिए जाने जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव का आदमी था। वह अपने विनम्र व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे और अपने अफगान सरदारों को साथी की तरह मानते थे। वह अपने योद्धाओं के साथ लूट का माल बांटने और लोगों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए जाने जाते थे। टॉम्ब, इनका मकबरा। बहलोल लोदी का मकबरा एक साधारण चौकोर कक्ष है जिसमें 5 गुंबद हैं और मेहराबों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा एक साधारण चौकोर कक्ष है जिसमें 5 गुंबद हैं और मेहराबों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। यह सूफी संत नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली की कब्र के पास स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI मकबरे की सुरक्षा और संरक्षण करता है। लोदी वंश के सिकंदर लोदी के बारे में हम जानेंगे। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का दूसरा शासक और दिल्ली का सुल्तान बना। इनका शासन काल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इनका जन्म 1458 में निजाम खां का जन्म लोदी वंश के पहले सुल्तान बहलोल खान लोदी के यहाँ हुआ था। उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करी, बिहार पर विजय प्राप्त की और लोदी वंश के क्षेत्र का विस्तार भी किया। अदर अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स देखें तो व्यापार और वाणिज्य को संरक्षण दिया। संस्कृत चिकित्सा ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया और गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं भी ये लिखा। नॉन फॉर धार्मिक कट्टरता, मंदिरों का नष्ट करना और मसूद सलार के भाले के वार्षिक जुलूस पर रोक लगाने के लिए इन्हें जाना जाता है। बरियल, इनको दफन कहाँ किया गया? दिल्ली के लोदी गार्डन में इन्हें दफन किया गया। इनका मकबरा उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर लोदी के बाद उनका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासक बनता है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में दिल्ली में लोदी वंश का अंतिम सुल्तान बनता है। इनका शासनकाल, इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की 1517 ईस्वी में मृत्यु के बाद सुल्तान बने और 9 वर्षों तक शासन किया। पानीपत की लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत,
की लड़ाई में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। लड़ाई में इब्राहिम लोदी को काबुल के मुग़ल राजा बाबर ने पराजित कर डाला था। इस लड़ाई ने भारत में लोदी वंश के अंत और मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित कर दिया था। इनका व्यक्तित्व, इब्राहिम लोदी एक संदिग्ध तानाशाह था जो अपने सरदारों से दूर रहता था और अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता था। वह अपने निर्णयों और कार्यों में जल्दबाजी और अराजक था। इसकी पॉलिसी, इब्राहिम लोदी की नीतियों में वरिष्ठ कमांडरों की जगह युवा कमांडरों को नियुक्त करना शामिल था जो उसके प्रति वफादार थे, और कुछ पुराने कुलीनों को कैद करना। वह अफगानों और तैमूर साम्राज्य के साथ युद्ध में भी शामिल था। रिबेलियंस, इसके टाइम में विद्रोह। इब्राहिम लोदी को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, इसमें मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह का विद्रोह भी शामिल है। नोबिलिटी, कुलीनता। अफगान कुलीन वर्ग में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वे अपने राजा द्वारा अपमानित महसूस कर रहे थे। जो अफगान कुलीन वर्ग थे, अफगान नोबिलिटीज़, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। आइए जानते हैं दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना गुलामों द्वारा की गई थी। ऐबक मोहम्मद गौरी का ममलूक या गुलाम था। इन्होंने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश बना, जिसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसने कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन भीतरी इलाकों पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। जिस क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की उसमें बंगाल, सिंध, रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार आदि शामिल थे। उसने उन शहरों की किलाबंदी की, लेकिन इन क्षेत्रों पर शासन करना एक समस्या बनी रही। उन्होंने मंगोलों से भी लड़ाई लड़ी, जिसकी कमान प्रसिद्ध चंगेज खान ने संभाली थी। उन्होंने मंगोलों से भी लड़ाई की, जिसकी कमान प्रसिद्ध चंगेज खान ने संभाली। उन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। गुलाम वंश के शासन के दौरान एक मुस्लिम सैन्य कमांडर द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य बौद्ध शैक्षिक संस्थानों को नष्ट कर दिया गया था। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन उसे उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं था, जबकि वह अपनी बेटी रजिया को एक कुशल व्यक्ति मानता था। इसलिए उसने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान मुस्लिम जगत की पहली महिला शासक थी। रजिया को एक चतुर चालाक शासक कहा जाता है, लेकिन उसके सरदार एक महिला के शासक बनने से खुश नहीं थे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के शासक बनने तक चलता रहा। उसने कुछ हद तक अपने क्षेत्रों को सुदृढ़ किया और अमीरों से चतुराई से निपटा। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और मंगोलों से अपनी सीमाएं सुरक्षित की। उन्होंने स्थानीय राजपूत शासकों से भी युद्ध किया और 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो 1296 ईस्वी में सत्ता में आया था। उसने अपनी सत्ता का विस्तार किया और सेना को मजबूत किया। उन्होंने प्रशासन को भी नियमित किया। उसने गुजरात, मालवा पर विजय प्राप्त की और बंदरगाहों तक पहुंच प्राप्त की।
राजस्थान में उसने राजपूतों से रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के किले छीन लिए। उसने अपने विश्वस्त सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण की ओर भेजा, जिसने वहां यादवों, काकातीय, होयसाल और पांड्यों को भी हरा दिया। उनके शासन के अंत तक उनका साम्राज्य प्राचीन काल में अशोक महान के साम्राज्य जितना बड़ा हो गया था। हालांकि उनका अधिकार पूरे क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि उन्हें लगातार खतरों का सामना करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने संपूर्ण कृषि योग्य भूमि की माप कराया तथा उपज के आधार पर उसे 3 प्रकार से में वर्गीकृत किया। इसी आधार पर भू राजस्व, जिसे खारा कहा जाता था, तय किया। दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, दोआब जो रीजन था, में कुल उपज का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। हालांकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि रईस किसानों को परेशान ना करे और उनके द्वारा निर्धारित कर से अधिक कर ना वसूले। अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी। वह अपने सैनिकों को अल्प वेतन देता था, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए उसने अनाज, चीनी, तेल और कपड़े जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की। उसने प्रशासन के अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत ना वसूले। उन्होंने अपनी सेना के प्रशिक्षण और उपकरणों पर भी ध्यान दिया। उसने युद्ध के घोड़ों को ब्रांड करवा दिया ताकि सरदार उन्हें घटिया गुणवत्ता के अन्य घोड़ों से ना बदल सके। उन्होंने प्रत्येक सैनिक के चेहरे सहित उसका विवरणात्मक रोल भी बनाए रखा। उसने नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जासूस नियुक्त कराए थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार के युद्ध के बाद 1320 ईस्वी में तुगलक सत्ता में आ गए। इस वंश के शक्तिशाली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासन के बारे में विस्तार से लिखा है। वह कई वर्षों तक उसके दरबार में रहे और दरबार तथा लोगों के बारे में विस्तार से लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक एक दिलचस्प चरित्र का व्यक्ति था। उनमें परस्पर विपरीत गुणों का मिश्रण था। वह एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन कभी कभी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कर देता था जिससे कई लोगों को बड़ी परेशानियों में डाल देता था। उनके पास कई नए विचार थे जो उनके समय से आगे थे, लेकिन वह उन्हें ठीक से इसका प्रयोग ना कर सके और उसमें प्रयोग करने में विफल हो गए। यह ऐसे विचारों का कारण था कि जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहासकार, ने अपने काम तारीख़ फिरोजशाही में लिखा है कि उनमें राजनीतिक निर्णयों की कमी थी। वह शासन में करने में असमर्थ थे। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है। वे कहते हैं कि सल्तनत में अव्यवस्था थी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि किस प्रकार देसी सरदारों ने उनके विरुद्ध अपने छोटे छोटे क्षेत्रों की किलाबंदी की। वे बताते हैं कि कुछ देसी सरदार घने बांस के जंगलों में रहते थे जो किले की तरह होते थे और उनके भीतर वे फसलें उगाते थे और अपने मवेशियों को पालते थे। उन्हें वहाँ पानी की बहुत अधिक आपूर्ति थी। वे काफ़ी अजेय थे क्योंकि उन पर काबू पाने के लिए एक बहुत मजबूत सेना की आवश्यकता थी। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता से एक बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन वह एक असफल शासक साबित हुआ और उसके साम्राज्य का आकार काफ़ी हद तक सिकुड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के
की तुलना करने के लिए करने का एक दिलचस्प अध्ययन यह है कि उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच तुलना को हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। इन दोनों के शासन में दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया, इसलिए दोनों ने बड़ी सेनाएं खड़ी की, लेकिन दोनों अपने दृष्टिकोण से भिन्न थे। सेना के रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही एक नया उद्यान शहर सीरी बनाया, जबकि मोहम्मद ने दिल्ली के नागरिकों को शहर खाली करने का आदेश दिया और उन्हें दक्कन के नए राजधानी शहर दौलताबाद में जाने का आदेश दिया। सैनिकों को खिलाने और भुगतान करने के लिए अलाउद्दीन ने भू राजस्व वसूला, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि उसके अधिकारी भू मालिकों का शोषण ना करें। दूसरी ओर मोहम्मद ने अतिरिक्त कर लगाया, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, जबकि दोआब भीषण अकाल का सामना कर रहा था। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को अल्प वेतन देता था, लेकिन बाजार में वस्तुओं की कीमतें तय करता था। दूसरी ओर मोहम्मद ने सांकेतिक मुद्रा, आधुनिक समय में कागजी मुद्रा की तरह जो होती है, उसको शुरुआत की, जो सस्ती धातुओं से बनाई गई थी। कारीगरों ने इस मुद्रा की नकल कर ली, जिससे राजकोष को भारी हानि हुई। मंगोल आक्रमण के खतरे से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने अपने प्रशासन को मजबूत किया और कस्बों को मजबूत किया। दूसरी ओर मोहम्मद ने मध्य एशिया पर आक्रमण की योजना बनाई और एक बड़ी सेना खड़ी की, लेकिन उन्होंने पाया कि यह कार्य बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने इस सेना को भंग कर दिया। इन्हीं सिपाहियों ने बाद में उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मोहम्मद दक्कन पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी दक्कन से दौलताबाद में स्थानांतरण कर दी और दिल्ली के लोगों को नए स्थान पर स्थानांतरित होने का आदेश दिया। असंतुष्ट लोग मुश्किल से भी विस्थापित हुए थे कि उन्होंने उन्हें वापस दिल्ली लौटने का आदेश दिया, क्योंकि दक्कन में पानी की कमी थी। इससे एक बड़ा भ्रम पैदा हुआ और परिणाम स्वरूप दक्कन में बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। उपरोक्त तुलना से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के विचार अव्यावहारिक थे, इसलिए वह बहुत अलोकप्रिय हो गए। उन्हें बंगाल, गुजरात, वारंगल, सिंध और अन्य स्थानों पर भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान को इतने विद्रोहों का सामना करना नहीं पड़ा जितना कि उसे। विद्रोहों को दबाने के लिए ही उसे कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और 1351 में सिंध जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। उसकी बुरी नीतियों के कारण, उसकी बैड पॉलिसीज़ के कारण सल्तनत और सिकुड़ गई और इसके क्षेत्र में अब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल हो गए। उदाहरण के लिए वह उलेमाओं और अमीरों का विश्वास जीतना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। पहले सुल्तानों ने भू राजस्व एकत्र करने और सेना के रखरखाव के लिए अमीरों को इक्ता भूमि दी थी। इन इक्ताओं को इक्तादार की मृत्यु पर जब भी सुल्तान चाहे सुल्तान वापस ले सकता था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने इन इक्ताओं को वंशानुगत बना दिया, अर्थात अब ये इक्ता एक बार दिए जाने के बाद कुलीन परिवार के पास ही रह जाते थे। उलेमाओं को खुश करने के लिए उन्होंने कुरानिक कानून पेश किए और उन्हें उदार अनुदान दिए। इन कदमों ने अमीरों और उलेमाओं को बहुत शक्तिशाली बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप बिहार और बंगाल में विद्रोह हुए। मेवाड़ और मारवाड़ भी उसकी सल्तनत से अलग हो गए। उन्होंने दक्कन और दक्षिण भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए
कोई इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं की। वह अन्य धर्मों के लोगों के लिए सहिष्णु था और उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दिया। उन्होंने इस्लाम अपनाने वाले लोगों को इस कर से छूट दे दी। इस प्रकार यह अन्य धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का एक उपकरण था। इस तरह उसका क्षेत्र सिमट कर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सिमट गया। उन्होंने कुछ कल्याणकारी कदम उठाए, लेकिन इन सब पर उनकी नकारात्मक नीतियों का ग्रहण लग गया। तैमूर्स इन्वेजन। तैमूर का आक्रमण एक तैमूर का आक्रमण एक महान कंपन के समान था। लंगड़ा तैमूर मध्य एशिया का एक मंगोल शासक था। उसने 1398 में तुगलक वंश के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया। उनकी सेना ने दिल्ली को लूटा और लोगों के व्यापक नरसंहार का आदेश दिया। यह सिलसिला 15 दिनों तक चलता रहा और फिर वह लौट आया और रास्ते में उसने कई अन्य शहर जैसे कि मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट और जम्मू आदि को लूटा और अनगिनत निर्दोष लोगों को मार डाला। इस आक्रमण के बाद तुगलक सत्ता में वापस लौटे, लेकिन वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। अंततः 1414 में तुगलक वंश और सैयद का पतन हो गया। राजवंश सत्ता में आया। इसके बाद लोधी वंश सत्ता में आया और सल्तनत का विस्तार करने का प्रयास किया। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। सत्ता में इसके बाद लोधी राजवंश सत्ता में आया, लेकिन उसके शासक कमज़ोर थे और 1451 ईस्वी में जब लोधी सैयद राजवंश सत्ता में जब आया, इसके जो शासक थे वो बहुत कमज़ोर थे और 1451 में जब लोधी वंश गद्दी पर बैठे तो यह गिर गया। लेकिन दिल्ली के सुल्तानों के पहले 4 राजवंश गिर गया। दिल्ली सल्तनत के पहले 4 राजवंश तुर्क थे, जबकि लोधी अफगानिस्तान के लोग थे। लोधियों ने एक बार फिर अपनी सल्तनत का विस्तार करने का प्रयास किया। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी और अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की और संतोषजनक ढंग से शासन किया। उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी था, जिसके विरुद्ध अफगान सरदारों ने विद्रोह कर दिया। असंतुष्ट सरदारों में से एक ने बाबर के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत काल का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। अब हम केस स्टडी तुगलक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमने तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है। केस स्टडी तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है। उन्होंने कैसे समस्याओं का सामना किया, इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। दिल्ली के सुल्तान ने अधिकांश शक्तियां अपने पास रखी। चूँकि उसे सरदारों के समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उन्हें शक्तियां सौंप दी और उन्हें भूमि अनुदान दिया, जिसे इकताश कहा जाता है। ये इकता
भू राजस्व एकत्र करने और सेना बनाए रखने के लिए थे। शुरुआत में ये भूमि अनुदान अस्थायी थे, अर्थात सुल्तान इन्हें वापस लेकर अन्य लोगों को हस्तांतरित कर सकता था, लेकिन बाद में इन इगाताओं को वंशानुगत बना दिया गया, जिससे अमीर काफ़ी शक्तिशाली हो गए। जब भी उन्हें सुल्तान में कोई कमजोरी महसूस होती तो वे विद्रोह कर देते थे। यही कारण था कि तुगलकों को अपने पूरे शासनकाल में अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अदालत। तुगलक सुल्तान एक ऊंचे सिंहासन में बैठते थे और बहुत ही औपचारिक और औपचारिक शाही दरबार बनाए रखते थे, जिसमें अमीरों के बैठने या खड़े होने के लिए निश्चित स्थान होते थे। उन्होंने फैसला सुनाया कि सरदार सुल्तान के सामने सजदा झुककर घुटने टेक कर अभिवादन करेंगे, दरबार में पेश हो सकते हैं या बाहर निकल सकते थे। दरबार की कमान में गार्ड और अन्य परिचारक थे। एक मुंशी अदालत के सभी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। तुगलक प्रशासन में 4 मुख्य विभाग थे। वजीर मुख्यमंत्री के अधीन दीवान विजारत जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर होता था, चीफ मिनिस्टर के अंदर होता था। दीवान रिसालत जो कि धार्मिक मामलों के अंदर होता था, उसमें रिलीजियस हेड होता था, काजी। और दीवान अर्ज जो कि मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड बड़ा अधिकारी होता था, मिलिट्री कमांडर। दीवान अंशा रॉयल करस्पॉन्डेंस होते थे, ये शाही आदेशों से जुड़े हुए थे। वजीर जो कि रेवेन्यू और जनरल अफेयर से जुड़ा हुआ होता था। सुल्तान सबसे पावरफुल नोबल होता था ये वजीर। गाजी जो होता था चीफ जज को कहा जाता था। बक्सी पे मास्टर को कहते थे, जो कि आर्मी को पेमेंट किया करते थे। और आरिज ममालिक जो होता था वो ऑल इन चार्ज ऑफ आर्मी, यानी कि सभी सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो गया, हमने पढ़ लिया। इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये, उससे जुड़े हुए, इस चैप्टर से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सुल्तान किसे कहा जाता था? मुस्लिम रूलर को कहा जाता था। ममलूक स्लेव होते थे। हिंडरलैंड ओपन कंट्री साइड अवे फ्रॉम सिटी, जो शहर के बाहर के कुछ ऐसे एरिया जिस पर राजा राज नहीं करता था, उसे हिंडरलैंड कहा गया है। क्रॉनिकलर राइटर हु रिकॉर्ड इवेंट्स, जो घटनाओं को लिखा करता था। खराज ये लैंड रेवेन्यू होता था जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के लिया जाता था। दोआब गंगा यमुना नदी के बीच की ज़मीन को दोआब कहा जाता है। फेमाइन लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं उपलब्ध होता है और इससे लोगों की मृत्यु होने लगती है तो इसे फेमाइन या अकाल कहा जाता है। टोकन करेंसी काउंटरफाइड। जजिया जो है पिलग्रिम टैक्स था जो नन मुस्लिमों पे लगाया जाता था। इक्ता लैंड ग्रांट हुआ करता था। सिजदा इसमें सुल्तान के सामने झुकना होता था। बोइंग डाउन। स्क्राइब पर्सन जो कि नोट डाउन द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स को लिखा करते थे। उलेमा ये इस्लामिक स्कॉलर्स के जो ग्रुप हुआ करता था उसे उलेमा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर से जुड़े हुए। और अब ये क्वेश्चंस इसके हैं सभी। हाउ वाज द स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड? स्लेव डायनेस्टी कैसे फाउंड हुई, उनका क्या बैकग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये 5 डायनेस्टीज हैं, उनके कुछ जो मेन रूलर्स हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स, वो लिखे हैं। क्वेश्चन थर्ड में, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड रजिया फेस एज सुल्तान। जो रजिया थे उसे सुल्तान बनने के बाद क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। वाई डिड ए नंबर ऑफ रिवोल्ट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में बहुत सारे विद्रोह क्यों हुए। और हाउ शॉकिंग वाज तैमूर्स इन्वेजन टू इंडिया। तैमूर का जो भारत पर आक्रमण था वो कैसा था। हाउ कैन यू से दैट अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था, बहुत ही अच्छा
एक राजा या सुल्तान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये उसके कुछ कारण हैं। कंपेयर मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को कंपेयर किया गया है यहाँ क्वेश्चन में। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए केस स्टडी ऑफ तुगलक। तुगलक के ऊपर ये केस स्टडी का आंसर, केस स्टडी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। और चैप्टर फिनिश हुआ इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।